नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस एक बार फिर माफियाओं के निशाने पर आई। कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए पुलिस वालों पर बदमाश टूट पड़े। माफिया के हमले में एक सिपाही शहीद हो गया, जबकि दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी के भाई को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। कासगंज की घटना ने बिकरू कांड की याद दिला दी। कानपुर के बिकरू में माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। उम्मीद थी कि सबका सबक लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस पर हमले लगातार जारी हैं। योगी सरकार में भी नहीं, मायावती और अखिलेश सरकार में भी पुलिस वालों पर कई बार हमले हुए। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी माफिया के हौसले बुलंद हैं। कभी शराब माफिया तो कभी खनन माफिया पुलिस को निशाना बनाते रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पुलिस पर माफिया कब तक भारी पड़ते रहेंगे? क्या राजनीतिक संरक्षण में फल फूल रहे हैं माफिया? क्या पुलिस को और स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत है? क्या पुलिस को और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करने की जरूरत है या और अधिकार देने की जरूरत है? ऐसे तमाम सवालों की आज हम पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है। पुलिस को अपराधियों से निपटने के लिए खुली छूट है। उसके बावजूद माफिया के हौसले बुलंद हैं, इतने बुलंद कि वो पुलिस को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। कासगंज की घटना से एक बार फिर ये साबित हो गया है कि शराब माफिया की जड़ें कितनी गहरी हैं। बिकरू कांड के बाद कासगंज की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कासगंज में कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए पुलिस पर माफिया ने हमला किया। एक सिपाही को बेरहमी से मार दिया गया। दारोगा को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोती के भाई को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। कासगंज के नगला धीमर गांव में शराब का धंधा फल फूल रहा था। मुख्य आरोपी मोती धीमर को बताया जा रहा है, जो सिद्धपुरा कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। उस पर पहले से ही 11 केस दर्ज है। इससे पहले कानपुर के बिकरू में भी ऐसा ही माफिया का कहर टूटा था। बिकरू कांड में डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की मौत हुई थी। कासगंज के आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। मुआवजे का भी ऐलान हो गया है, लेकिन सवाल कई हैं। दरअसल पुलिस पर हमले कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 17 अगस्त 2019 को सिकंदरपुर वेस्ट के नवाबगंज नगरिया में, 17 अप्रैल 2019 को पटियाला के जासमई में, 11 जून 2019 को भरगैन में गो तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ था। 1 जुलाई को सहावर के दमपुरा में मुलजिम पकड़ने गई पुलिस पर हमला। 22 अगस्त 2020 को गंजडुंडवारा के नूरपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़ाने गई पुलिस पर हमला हुआ था। योगी सरकार में ही नहीं, मायावती और अखिलेश सरकार में भी पुलिस पर हमले हुए हैं। मायावती के शासनकाल में 2007-8 में पुलिस पर 75 बार हमले हुए। 2008-9 में 100 बार पुलिस पर हमले हुए। 2009-10 में पुलिस पर 103 बार हमले हुए। 2010-11 में पुलिस पर 124 बार हमले हुए। 2011-12 में पुलिस पर 547 बार हमले हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस पर 1000 से ज्यादा बार हमले हुए। 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और 572 पुलिसकर्मी घायल हुए। 2012-13 में एक पुलिसकर्मी की मौत। 2013-14 में 9 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। 2014-15 में 5 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी पुलिस पर हमलों की खबरें आती रहती हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में खनन माफिया ने ट्रैक्टर से डिप्टी रेंजर को कुचल दिया था। जनवरी 2021 में ही मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शराब माफिया ने पुलिस पर पथराव किया। 21 सितंबर 2020 को बिहार के सीवान में शराब माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला किया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दिसंबर 2020 में जोधपुर में तस्करों का पुलिस पर हमला, थानेदार समेत 3 घायल। जनवरी 2021 में पंजाब के तरनतारन में अवैध खनन का निरीक्षण करने गए 2 अधिकारियों पर हमला। जांच करने गई पुलिस पर भी हमला किया गया। जाहिर है, शराब माफिया हो, खनन माफिया हो या फिर तस्करी में जुटे अपराधी पुलिस पर हमला करने से कभी नहीं चूकते। सवाल ये है कि माफिया फलते फूलते कैसे हैं? क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव है? क्या पुलिस को अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत नहीं है? क्या पुलिस को और आधुनिक और चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत नहीं है? आखिर माफियाओं पर पूरी तरह शिकंजा कैसे लगेगा? ऐसे तमाम सवालों की आज लोकतंत्र में हम करेंगे पड़ताल। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो आखिर ये माफिया तमाम बंदोबस्त के बाद, अंकुश के बाद क्यों पुलिस पर हावी होते नजर आ रहे हैं? मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं शबनम पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, नाविद शिखो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अभिषेक वाजपेयी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ है समाजवादी पार्टी से, विभूति नारायण राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, नीरज शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शबनम जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। मैडम, जब सरकार आई, एक स्टेटमेंट आप लोगों की तरफ से दी गई जो ये थी कि अपराधी डर कर या तो राज्य से बाहर चले गए हैं या फिर जमानत रद्द कराकर जेल में बंद हैं। जब ये स्टेटमेंट सुनी थी तो बहुत सारी उम्मीदें लगी थी प्रदेश से, प्रदेश सरकार से, और ये लगने लगा था कि अब ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो जाएगा। लेकिन आंकड़े और घटनाएं तो मैम निराश करते हैं और हैरान भी करते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए घनश्याम जी, इस बात को मानने से कोई जनता या आप भी इनकार नहीं कर सकेंगे कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री और नेतृत्व काल में जिस तरीके से अपराधियों में खौफ बैठा, आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी इसका ज्वलंत उदाहरण है, और तमाम ऐसे अपराधी हैं जो प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाके बैठ गए हैं। और इन माफियाओं का जिस तरीके से घर को धाराशाही करना, इनके चुन चुन के इनके साथियों पे कार्रवाई करना, आपने विकास दुबे का कांड देखा, और यहाँ भी जिस तरीके से इस अपराधी ने हताशा में पुलिस पे हमला किया है, ये साफ तौर पे इनकी हताशा दिख रही है और डर खौफ दिख रहा है। लेकिन हाँ, हमारे पुलिस कर्मियों को और भी मुस्तैदी के साथ इनसे लड़ना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पुलिसकर्मी इस जिनका स्वर्गवास हो गया, तो परिवार के साथ हमारी शबनम जी, इस घटना को सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण कह के हम बच नहीं सकते ना, जस्टिफाई नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए कि आपकी पुलिस इन माफियाओं के आगे कमतर क्यों हो जाती है? क्यों ये माफिया पुलिस वालों पे हावी हो जाते हैं? वो कौन सी वजह है मैम? बिकरू कांड के बाद हमें लगा था कि शायद कड़ा संदेश गया है, लेकिन उस कड़े संदेश के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। कैसे हिम्मत हो गई माफिया की पुलिस पे हाथ चलाने की, उनको मारने की? देखिए, निश्चित तौर पर घनश्याम जी, अगर इन पुलिस वालों पे इन्होंने हाथ उठाया तो आप इसके साथ साथ ये भी देखिए, तमाम ऐसे माफिया है जिनके पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल उत्तर प्रदेश का सभी थरथराता था, उन सभी पे पुलिस कर्मियों ने किस तरीके की कार्रवाई की और सभी को सलाखों के पीछे किया। यहाँ तक आप देखिए, बहुत से माफिया न्यायालय में जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं। मैडम, एनसीआरबी का एक आंकड़ा मेरे पास है, उसको जानना आपके लिए जरूरी है। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि पुलिस कर्मियों की मौत के मामले में अगर 5 बड़े राज्यों की बात करते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान हासिल करता है 70 केसेस के साथ। और ये तो 2018 का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, तस्वीर और ज्यादा विकृत हुई है। मैम, ये आंकड़े आपकी बातों को जस्टिफाई नहीं करते हैं, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। घनश्याम जी, अगर एनसीआरबी के आंकड़े को देखते हैं तो ये भी देखिए कि पुलिस बल की संख्या के रेशियो में आप देखिए तो आपको ये समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश, ये मैं निश्चित तौर पे कहती हूँ कि ये जो भ्रष्टाचारी अराजक तत्व है, इनके हौसले इसलिए बुलंद है कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होती रही। छोड़ दीजिए मैडम, अब पूर्ववर्ती सरकारों को कोसना छोड़ दीजिए मैम, उस पे आप फुटेज पे आ गए, उस पे आप सत्ता पे आ गए। पूर्ववर्ती सरकारों का रोना रोना बंद कर दीजिए मैम, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ अभिषेक वाजपेयी भी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अभिषेक जी, आप क्या समझते हैं सर, उत्तर प्रदेश की हालत उत्तम प्रदेश की ओर जाती हुई नजर क्यों नहीं आ जाती? वो भी तब जब योगी सरकार खुद कहती है कि हमने ज्यादा छूट दी है, पुलिस पे ज्यादा एतबार है, और समय समय पर सरकार इस तरह के कड़े संदेश भी देती रही है जब अपराधियों के खिलाफ वो सामने खड़ी दिखाई देती है, लेकिन बावजूद इसकी तस्वीर नहीं बदलती। देखिए घनश्याम जी, बड़ी साफ सुथरी सी बात है, उत्तर प्रदेश आज की डेट में अपराध प्रदेश होकर के रह गया है। और आप देखिए कि सरकार कहती तो बहुत कुछ है लेकिन करती कुछ भी नहीं है। चाहे वो कुछ दिन पहले की घटना आप झांसी की कह लीजिए, खनन माफिया ने कैसे पुलिस वालों को मारा था, या आप शराब माफिया की बात कर लीजिए, तत्कालीन अभी बाराबंकी में भी नजर आई थी, बांदा में भी सुनने में आया था। और देखिए, ये सरकार कुल मिला करके अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का संरक्षण करती है और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है।
इन्हीं के लोग, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि इन्हीं के लोग जो शराब माफियाओं के साथ संलिप्त होकर के उनको बचाते रहते हैं कहीं ना कहीं, तभी उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे जाबाज सैनिक मर जाते हैं। पुलिस वाले ठीक भाई है। जो आशीष हमारे जी, सैनिक के ठीक रूप है। में रहते हैं, हमेशा हमारे अभिषेक जी, आप तो कह मान लिया लीजिए जाए कि सुरक्षा के लिए रहते अभिषेक हैं। जी तो मान लिया जाए कि जिस प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां माफियाओं का राजनीतिक लोगों से संबंध होता है, तो इसका मतलब दिसंबर 2020 में जोधपुर में तस्करों का पुलिस पे जो हमला हुआ, थानेदार सहित 3 घायल हुए, वहां भी यही इक्वेशन फॉलो की गई। पंजाब में 2021 में तरन में अवैध खनन का निरीक्षण करने गए अधिकारियों पर हमला हुआ, वहां भी ये सब कुछ हुआ। इन जगहों पर भी जहां पे आप हैं, क्या आप मानते हैं कि वहां पे भी इन माफियाओं के साथ आपके संबंध है? नहीं, आपको घनश्याम जी इस बात की जानकारी भी होगी कि उसमें कुछ लोकल पार्टी के नेता भी शामिल थे, जिनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई भी की गई है। ये आपको अच्छे से जानकारी होगी। कार्रवाई के ठीक है? मामले में और उत्तर उसमें प्रदेश 5 बड़े बाकायदा राज्यों अगर में आप देखिए तो दूसरे नंबर पे आता है। आप करेक्ट कर लीजिए खुद को। 2018 का एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि गिरफ्तारियों के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। सर, आपकी स्टेट नहीं आती है, आपकी स्टेट नहीं आती है, तो डिफेंड मत करिए। नहीं, घनश्याम जी, मैंने आपने जो प्रश्न पूछा मैंने उसकी बात बताई है। आपने कहा कि जहां पे पंजाब या और जगह पे कांग्रेस की सरकार है या पिछली सरकार रही है, मैंने उसकी बात का जवाब दिया है। वहां पे कार्रवाई तो वहां पे भी आपके माफियाओं के साथ संबंध है ना? नहीं, मुझे ये बताइए अभिषेक जी, तो इन जगहों पे भी माफियाओं के साथ संबंध है, इसका मतलब अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के माफियाओं के साथ संबंध है तो आपके भी इसका मतलब? कांग्रेस पार्टी इस बात का बिल्कुल खंडन करती है और इस बात के अगेंस्ट रहती है। कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है, कांग्रेस पार्टी जो सिरे से कहती रही है कि जो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए। शबनम जी आ रहा हूं। लोकल नेता कोई भी रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। ठीक है। मेजर आशीष चतुर्वेदी भी हमारे साथ है। कार्रवाई समाजवादी पार्टी का रुख समझ लेते हैं। सर, आप तो सत्ता में ही नहीं है प्रदेश में, तो उनसे समझ ले जो कम से कम सत्ता में रहे थे। आशीष जी, असल में उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी क्यों होती है सर? लॉ एंड ऑर्डर पे ही आपकी सरकार गई, अगली सरकार आई और वही लॉ एंड ऑर्डर फिर से एक मुद्दा है। बार बार प्रदेशवासियों को अपराधियों से, माफियाओं से राहत क्यों नहीं मिल पाती है? घनश्याम जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो पहले की जो स्थिति थी उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आ गई हैं। कारण उसके अनेक हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण, पुलिस की कार्य प्रणाली, कई कारण उसमें हो सकते हैं। अगर आप देखें तो ये भी पता चलता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को ही देख लें कि वो कहते हैं कि वो एक स्वच्छ छवि देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं अभी हमारे 402 अभी की विधायिका में, उसमें 143 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। आपके यहाँ नहीं है? 143 में से 114 यानी 114 भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, हमारे कितने हैं उतने आप अंदाजा लगा लीजिए। कितने उतरे से क्या मतलब? 114 विधायक अगर 143 में से भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकता है? नहीं, दाग कहीं भी हो, दाग बुरे हैं सर। आप कैसे कह सकते हैं हमारे यहाँ कम है तो हम अच्छे? ये क्या रेशियो हुआ सर? या तो इस बात का जिक्र मत करिए, अगर जिक्र करें तो बताइए कि आप क्यों बेहतर है उनसे। आप क्या भी ऐसे लोग हैं ना, नाम बता दूं मैं। अच्छे हैं, मैंने तो बात ही नहीं की। ये तो आप बचाव कर रहे हैं भारतीय जनता मैं पार्टी का। बचाव नहीं कर रहा सर, मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ। मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ कि सर में क्यों ज्यादा है, क्योंकि 114 आपके विधायक जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उनके ऊपर खुद, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या वो अपराध को बढ़ावा नहीं देंगी? क्या सरकार को सबसे पहले उन जो अपराधी विधायक हैं उनके ऊपर, चाहे हमारी पार्टी का ही क्यों ना हो, अगर वो विधायक अपराधी है, उसके ऊपर मुकदमे हैं, तो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कहां कर रहे हैं? वो कर ही नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में पुलिस पे 1000 से ज्यादा बार हमले हुए सर। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। ये दिक्कत आपके शासनकाल में भी थी। इस आंकड़ों को तो समझिए कम से कम सर। इल्जाम लगाना बेहतर है, ठीक है आप विपक्ष में हैं, लेकिन विरोध की भी एक हद है ना, एक सीमा तय होगी। इनके तो मिनिस्ट्री खनन माफिया थे।
विरोध मैंने तो आपको आंकड़े रखे, मैंने तो कोई विरोध किया ही नहीं। मैंने तो जो एफिडेविट खुद भारतीय जनता पार्टी के और सभी विधायकों ने दिया, मैंने तो आपको सिर्फ वही बताया है। तो इसमें विरोध की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने अपनी तरफ से तो कोई कहानी बताई ही नहीं है। जो एफिडेविट उन्होंने दिए मैंने वही आपके सामने रखे। जब और मैंने ये भी कहा कि भाई केवल भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों पे नहीं, दूसरी पार्टी के भी जो विधायक हैं, जो अपराधी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करे। मैं तो कह तो रहा हूं, मैं थोड़ी कह रहा हूं केवल अपने विधायकों पे करे। हाँ, मैंने ये जरूर बताया कि उनके 114 विधायक हैं, तो इतनी ज्यादा में है तादाद में, और वो सत्ता पक्ष के विधायक क्या हैं। कहते हैं सर, प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कम क्यों नहीं होती हैं? पुलिस वालों पे हमले क्यों होते हैं? क्यों समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1000 से ज्यादा बार पुलिस वालों पे हमले हुए? शासन किसी का भी हो, इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये बता दीजिए मुझको आप। देखिए, कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे जो एक तो हमारे यहाँ की जो कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, कहीं ना कहीं वो इसका लिए जिम्मेदार मैं समझता हूं उसको जरूर है, क्योंकि लोगों के अंदर ये भय नहीं होता है कि हम जब पकड़े जाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। वो जानते हैं कि अभी मुकदमा चलना शुरू होगा, पहले लोअर कोर्ट में चलेगा, फिर आगे आएगा, फिर हाई कोर्ट आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। इसी में 20 साल तो हम खींच ले जाएंगे, बीच में बेल ले लेंगे। इस तरह की घटना को घटने से पहले ही आखिर अपराधियों में खौफ क्यों नहीं होता? देखिए, एक बार मामला जब कोर्ट में आ जाए, वो इसीलिए नहीं है ना क्योंकि मालूम है कि पुलिस का काम उनको अरेस्ट करके जेल भेजने तक है। वहां के बाद सरकार और जेल का काम खत्म हो जाएगा। जेल भेजने की बात तो अलग बात करते हैं। फिर उसके बाद आशीष जी, जेल तो बाद में जाएंगे ना, पहले लोग उनसे डर तो लें। पुलिस इस हैसियत में तो आ जाए कि अरेस्ट कर पाए। पुलिस तो पिट रही है सर, उत्तर प्रदेश में पुलिस पिट रही है। दिक्कत यही है असल में, उनकी जान ले रहे हैं माफिया। कोर्ट केस तो चलता रहेगा बाद में। घनश्याम जी, ये जनता जनार्दन है। इसी चीज के लिए तो मैंडेट इनको मिला था भारतीय जनता पार्टी को। आखिर अगर हमारे पास कोई चीज नहीं थी तो जनता ने विपक्ष को बाहर कर दिया। जनता ने पूर्णतः मैंडेट दिया, लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पर दिया। कांग्रेस को जहां जाती है उसका हाल खराब कर देती है। आप तो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है डुबो दी सर, इस पे मैं आ ही नहीं रहा हूँ। आज पे मैं नहीं आ रहा हूँ। विभूति नारायण जी भी एक एक करके सर आपका तो दोस्ताना रहा है सर उनसे, अच्छा दोस्ताना रहा है, सब जानते हैं। ठीक है, और मेहमान भी मेरे पास विभूति नारायण राय भी हमारे साथ है। विभूति सर, असल में पुलिस की क्या कमी है सर? आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? आपका आकलन क्या है? आ रहा हूं सर, कांग्रेस कहीं तो चुप हो जाए सर, प्लीज। आ रहा हूं अभिषेक जी, आ रहा हूं आपके पास। विभूति सर, आखिर इस तरह की दिक्कतों के पीछे क्या वजह है सर, बताइए। इस हमाम में सभी नंगे हैं और ये कई दशकों का पाप है, ये कोई एक सरकार का पाप नहीं है। ये सही है कि इस समय जो सरकार है ये कानून और कायदे और संविधान की परवाह नहीं करती। ये तो कहते हैं कि मार दो, तोड़ दो, हाथ काट लो, पैर वो कर दो, गाड़ियां यहाँ उलट जा रही हैं। तो ये तो खैर कानून कायदे का बहुत सम्मान नहीं कर रही है। लेकिन तो इससे पहले भी जो सरकारें थी उन्होंने भी कोई पुलिस को प्रोफेशनल बनाने के लिए कोई खास काम नहीं किया। और ये कहना कि इनके शासन में ज्यादा हमले हुए, उनके शासन में ज्यादा हमले हुए, मैं नहीं समझता कि इसका कोई औचित्य है। ये पिछले 2-3 दशकों का पाप है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जो कानून के जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो कानून के अंदर वैध कार्रवाई है, वो करना चाहिए। वो बितरू कांड की तरह ये ना हो कि जूते उलटने लगे और लोग मारे जाने लगे, उससे कुछ नहीं होगा। देखिए, वो तो आप करते रहिए, उससे अगर अपराध कंट्रोल में होता, अगर अपराध नियंत्रण में होता तो अब तक तो उत्तर प्रदेश सरकार आपका तो बड़ा अनुभव रहा है। मुझे ये बता दीजिए, पुलिस का इकबाल खत्म क्यों हो रहा है? पुलिस को लेके जो रौब दौब, जो खौफ होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है सर? उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? देखिए, पुलिस का खौफ नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र में पुलिस का सम्मान होना चाहिए और कानून का सम्मान। अपराधियों में तो खौफ ही होना चाहिए सर, मुझे लगता है। और नहीं, अपराधियों में कानून का, अदालतों का, पुलिस का, ये सब मिल करके एक तंत्र बनता है न्याय का। इन सब का सम्मान होना चाहिए और पुलिस को भी कानून सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में गहरे जा करके हमें जांचना पड़ेगा कि रात में कैसे 2 लोग गए, उसके आप कहते हैं कि साहब कोई वारंट था या कोई कुर्सी थी, कोई कोर्ट का कागज था जिसको वहां पर गए थे तामील कराने।
तो ये रात में जाने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरे, इतनी कम संख्या में, ये तो आज मैंने सुबह किसी चैनल पे देखा था, विजुअल्स देखे, जिसमें तो वो कोई बहुत बड़ा तंत्र लग रहा था, जो देसी शराब, अवैध शराब बना रहा था। तो ये हो नहीं सकता कि वहाँ के जो एक्साइज के लोग हो, जो आबकारी विभाग हो, और लोकल थाना या चौकी, उसकी जानकारी ना रही हो। तो इन सब चीजों का की जांच होनी चाहिए। और एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्तमान बात है स्थिति कि का सही एनालिसिस होने के साथ पिछली घटनाओं से सबक लेना भी बहुत जरूरी है। सर रहिएगा मेरे साथ, नीरज शर्मा भी मेरे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। नीरज जी, 2018 का एक आंकड़ा है मेरे पास यूपी के कोर्ट्स को लेके। यूपी की कोर्ट्स में 4,27,175 मामले ट्रायल के लिए पहुंचे थे, जिसमें से सिर्फ 24,215 लोगों को ही सजा मिली। कन्विक्शन रेट बहुत कम है सर, क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अपराधियों में खौफ नहीं होता? कन्विक्शन रेट कम होने की वजह होती है कि ट्रायल एक प्रोसेस है घनश्याम जी। उस प्रोसेस में क्या है कि सभी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाती है। कोर्ट किसी को भी अपराधी नहीं ठहरा सकता जब तक उसका प्रॉपर ट्रायल ना हो। भाई, अपराधी को भी अपनी बात कहने का मौका होता है, प्रोसिक्यूशन को भी अपना बात कहने का मौका होता है, प्रोसिक्यूशन के अपने विटनेसेस होते हैं, फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो ट्रायल एक इनफैक्ट एक लंबी प्रक्रिया है सर। इतनी लंबी कि इतने बड़े केसेस में सिर्फ 5% को ही पनिशमेंट मिल पाई? नहीं, उसकी दूसरी वजह यह है कि आप अगर जुडिशियल ऑफिसर्स की वैकेंसी देखेंगे ना जी, तो वो भी आप यूपी में सबसे ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स की वैकेंसीज आज की डेट में है लोअर कोर्ट में। इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी स्ट्रेंथ के जस्ट 50% जजेस हैं जी। तो हाई कोर्ट लेवल पे ही आपकी वैकेंसी फिल्ड अप नहीं है, तो नीचे सेशंस लेवल पे कहां से होंगी? अगर प्रॉपर वैकेंसीज फिलअप नहीं होंगी जुडिशियल ऑफिसर्स की, तो मुकदमों में तो लंबित होना स्वाभाविक सी बात है, वो कोई नई बात नहीं है। और ये कोई एक दिन में 4 लाख केसेस पेंडिंग नहीं हुए, ये पीछे से भी चले आ रहे केसेस हैं। भाई, 2019 का तो अगर आप देखेंगे तो कोई ट्रायल हुआ ही नहीं पूरा कोविड की वजह से। क्या सिर्फ वैकेंसी ना होना या उन पे रिक्तियों की भर्ती ना होना ही स्पीडी ट्रायल्स ना होने की एक वजह है, या कोई और वजह भी आप समझ पाते हैं? नहीं, ये एक बड़ी वजह है कि भाई मान लो 2 लोग मिलकर 10 मुकदमे तय करते हैं, लेकिन अब एक ही जज है तो वो 10 मुकदमे कहां 5 भी तय नहीं कर पाएगा, उस पर ओवरबर्डन हो जाएगा। तो जब आप अंडर प्रेशर आते हैं कार्य के, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होती है। जब आपका बर्डन खत्म हो जाता है तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो जुडिशियल ऑफिसर्स की भर्ती होना बड़ा आवश्यक है। अभी जैसे बीजेपी की प्रवक्ता ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई क्राइम को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर्स की भी कमी है। अरे तो भैया, किसने रोका है आपको ये रिक्रूटमेंट करने से? आप भर्ती करें। भर्ती क्यों नहीं करते आप? संख्या बढ़ाइए। संख्या क्यों नहीं बढ़ाते आप? दूसरी बात, अभी मैं सपा के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, ये क्राइम बढ़ने के पीछे 2 रीजन होते हैं। कोई रातों रात तो वहां शराब का कार्यक्रम चल नहीं रहा था जी। आबकारी डिपार्टमेंट को पता होगी, पुलिस डिपार्टमेंट को पता होगी, ये सबके संरक्षण में ही ऐसे कार्यक्रम फलते फूलते हैं। और जब ये अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं और जब ये पुलिस वालों की भी नहीं सुनते, तो फिर हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपा सरकार में निर्भय गुर्जर साहब के ताल्लुकात माननीय मुलायम सिंह जी से जग जाहिर थे जी। इनके सपा कार्यकाल में जितने किडनैपिंग्स, अपहरण होते थे, किसी सरकार में नहीं हुए। आपके नोएडा से ही आपके एडोबी के चेयरमैन जो थे, उनके बेटे का अपहरण हुआ, अंकित का, और डील किसने कराई? पुलिस ने। तो इस तरह की कई घटनाएं हैं जो सवाल खड़ा करती हैं। अब बड़े कैनवास पे समझने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में मेरे साथ नावेद शिको साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आखिर में आपके पास आने का मकसद यही था कि पहले सारे सभी के मन को मथ लिया जाए, नब्ज टटोल ली जाए, फिर आपसे विश्लेषण के तौर पे मैं समझूं। सर, क्या लगता है सर, माफियाओं को पुलिस से डर क्यों नहीं लगता? बीजेपी की इतनी बड़ी कोशिश, सरकार की इतनी बड़ी कोशिश, पुलिस को पूरी छूट दी गई, अंकुश लगाने की बात की गई, और समय समय पे हमने उसका आंशिक तौर पे इंपैक्ट भी देखा, लेकिन नतीजा सर इन टोटलिटी हम देखते हैं तो कासगंज जैसी घटना होती है। जी, आवाज आपकी कट रही है सर। बोलिए, मैं सुन पा रहा हूं सर, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है कि आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है, बोलिए जी। मैंने सवाल आपका सुन लिया है जी। बिल्कुल, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। देखिए, बहुत ही पहले तो मैं इस बात पे आऊंगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। अपराधियों की एक
ताकत बढ़ती दिखाई दे रही है, उनके हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, आपराधिक ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी बातें सच हैं। और एक सच और भी है कि इसी तरह का सिनेरियो पिछली सरकारों में भी रहा है। उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो या बहुत पहले कांग्रेस की सरकार हो, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ रहा है, अपराध बढ़ता रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। लेकिन इस वक्त आपके चैनल ने जो सवाल उठाया है, जो प्रश्न उठाया है, जो विषय चुना है, वो बेहतरीन चुना है। आपने सवाल सरकार के सामने उठाया है, लॉ एंड ऑर्डर की खराब व्यवस्था जो है उसके सामने सवाल उठाया है। और आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि सरकार में जो होगा उससे सवाल किया जाएगा। उम्मीद इसलिए भी ज्यादा की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर काम करेगी। वादे भी उनके थे। सपा और बसपा सरकारों से लोग ऊब चुके थे, परेशान हो चुके थे। सपा सरकारों में आपराधिक ग्राफ बढ़ता चला जा रहा था, अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे थे। बसपा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। योगी सरकार आई, लोगों में उम्मीद बंधी, लोगों को लगा कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी, हम सुरक्षित होंगे, पुलिस कायदे से काम करेगी, सत्ता सख्त होगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि योगी सरकार जब आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत ही सख्त फैसले किए, कार्रवाइयां भी की, गिरफ्तारियां भी की, तमाम कोशिशें भी की। उसके बावजूद भी ग्राफ नहीं थम पाया। संगठित अपराध कम हुआ है या खत्म हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के दावे भी करती रही, लेकिन संगठित अपराध कुछ हद तक तो कम हुआ, लेकिन बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है। अगर खत्म हुआ होता तो इस तरह के कांड सामने बार बार नहीं आते। जो बात कही जाती है कि कार्रवाई हुई, तो भाई कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। कोई भी नालायक से नालायक सरकार रही हो उत्तर प्रदेश की, चाहे आप जितने भी कार्यकाल पिछले देख लीजिए, कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही है कि कोई बड़ा कांड हुआ हो, कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया हो गया हो तो कार्रवाई नहीं हुई हो। देखिए, मुख्य बात जो आपका प्रश्न था, मैं मूल उस प्रश्न के ऊपर आता हूं। मुख्य बात यह है कि आखिर पुलिस का इकबाल बुलंद क्यों नहीं है? आखिर पुलिस के ताकत क्यों इतनी कमजोर हो गई है? इस तरह के किस्से, इस तरह के कांड क्यों सामने आ रहे हैं? कानपुर के कांड को हम भूल भी नहीं पाए थे कि ये एक बार फिर इतना भयानक एक कांड हो गया। पुलिस पे हमले क्यों किए जा रहे हैं? इसकी बहुत सारी वजहें हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन बुनियादी तौर से जो ढांचा है वो बहुत कमजोर है। उसको संभाल पाना भारतीय जनता पार्टी सरकार के भी बस में नहीं है, क्योंकि ये वो अपराधी होते हैं, ये वो क्रिमिनल्स होते हैं जो स्थानीय विधायक और उस पार्टी को चंदा देते हैं, अपनी काली कमाई का हिस्सा देकर चुनाव लड़वाते हैं। इसलिए उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। हम एक साफ तौर पे बात कहने चाह रहे हैं और अपने से शुरू करते हैं। हम पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए, हमारे यहाँ भी गंदे लोग हैं और अच्छे लोग भी हैं। पुलिस में भी अच्छे लोग हैं, गंदे लोग हैं, राजनीति में भी खराब और अच्छे लोग हैं, लेकिन किसी भी पेशे में जो खराब लोग होते हैं वो बहुत गंदगी फैला देते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि पुलिस जो है उसमें कुछ खराब लोग जो है वो अपराधियों के साथ उनका गठबंधन होता है। ये तीन हिस्से होते हैं, एक अपराधी, दूसरा पुलिस, तीसरा पॉलिटिशियन। इनके बीच में एक ट्यूनिंग बनी हुई होती है, आपराधिक काम हो रहे होते हैं, आपस में रिश्ते बने हुए होते हैं, नाजायज काम रहे होते हैं। जब इनके बीच डिस्प्यूट्स पैदा तब होते हैं जब हिस्से में कहीं ना कहीं तकरार हो जाती है, और इसको कहते हैं बहुत गंभीर मुद्दा आप उठा रहे सर। भारतीय जनता पार्टी से शबनम पांडे मेरे साथ हैं। शबनम जी, पिछली सरकारों की वजह से या कहें कि पिछली सरकारों में चल रही रवायतों की वजह से प्रदेश की जनता आजिज आ चुकी थी और चाहती थी एक नया सवेरा देखना, और उसी नए सवेरे के तहत आपको चुना था बहुत उम्मीदों के साथ, बड़े मैंडेट के साथ। मैडम, ये उम्मीदें क्या वाकई पूरी हो रही है? ईमानदारी से बताइएगा आप। देखिए घनश्याम जी, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है अपराधियों के खिलाफ, देखिए इस केस में भी तुरंत एनएसए लगा दिया गया है और एक अपराधी को मुठभेड़ करके मार गिराया गया है और कहीं भी अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा। ये भी मैं मानने को तैयार हूँ कि पहले जिस तरीके से अपराधी और वहां लोकल नेता में साठ होता था, आज लगातार हमारी सरकार अपराधियों को मार गिरा रही है या उनको पुलिस के गिरफ्त में है। और इसका ज्वलंत उदाहरण तो जितने भी माफिया हैं, आप देखिए सबके घर गिराए जा रहे हैं और विपक्ष हाहाकार मचा रहा है अपराधियों के समर्थन में।
इसको आप लगातार देखेंगे। जब भी किसी अपराधी मैडम, पे इस तरह की कार्रवाई घटनाओं करते हैं, में आपका लोकल इंटेलिजेंस कहां रहता है? उसका फेल्योर नहीं है क्या? आपका आबकारी विभाग कहां था? क्या उसको जानकारी नहीं थी क्या? क्या लोकल थाने को, लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी क्या? कैसे हम मान लें कि कुछ नहीं पता था, अचानक से 2 पुलिस वाले वहां जाते हैं और उन पर अटैक हो जाता है? मैम, हजम होने वाले तर्क भी तो होने चाहिए ना। निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं एक पुलिस के की जो कार्रवाई हुई है उस पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। इसकी जांच होगी और क्या वजह थी कि रात में ये 2 पुलिस अधिकारी, अगर ये माफिया इतना बड़ा था। मैम, बिकरू कांड की भी तो जांच हुई, उसमें एक्शन भी लिया, क्या फर्क पड़ा? मैं यही तो कह रहा हूं कि पिछली घटनाओं के बाद किसी तरह का कोई सबक नहीं लिया जा रहा ना। रेपिटेटिव फॉर्म्स में अगर वही घटनाएं होंगी मैडम, तो फिर आप पे से यकीन कम हो जाएगा। अगले साल चुनाव है प्रदेश में। घनश्याम जी, देखिए, बिकरू कांड के बाद तमाम ऐसी माफियाओं पे कार्रवाई हुई, पर कहीं भी बड़े से बड़े माफियाओं ने ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं की। पर अगर किसी और केस में लापरवाही हुई है तो निश्चित तौर पे इस पे जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। लापरवाही, आप देखिए, पहली ऐसी सरकार है कि 600 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों को लापरवाही करने बाहर का रास्ता दिखाया गया। मैडम, मैं ये कह रहा हूं, अपने प्रदेश सभी वासियों को आप मुतमईन कर दीजिए कि आप उनके हित में हैं और लॉ एंड ऑर्डर के साथ खड़े हैं। ये विश्वास दिला दीजिए, काफी है। आप अपनी उपलब्धियां मत गिनाइए मैम, उपलब्धियां प्रदेश खुद जान जाएगा अगर होंगी तो। आप यकीन तो दिलाइए। प्रदेश की जनता को जिस तरीके से योगी सरकार पे भरोसा, आप देखिए, मुख्तार अंसारी के केस में एक विधायक और साथ में एक व्यापारी, दोनों ने प्रियंका गांधी को लिखा है मुख्तार अंसारी को पंजाब में आप रोका हुआ है इस पर, और उन्होंने ये बात कहा है कि अगर वो मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में होता तो योगी आदित्यनाथ जी के राज में उन्हें भरोसा था कि उन्हें न्याय मिलेगा। जिस तरीके से माफियाओं पे निष्पक्ष कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है, मैडम, इन घटनाओं को उपलब्धि के तौर पे आप बताती हैं, लेकिन जिस सिपाही का परिवार बर्बाद हो गया, जिस सिपाही की बेटी का पिता चला गया, उसका पति चला गया, उनको कौन जवाब देगा मैडम? उनके लिए मुआवजा देके आप इतिश्री नहीं कर सकती हैं। उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? आपकी पुलिस है, आपके प्रदेश के लिए काम कर रही है, उनके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? देखिए, निश्चित तौर पे हर एक नागरिक, हर एक जनता के लिए हमारी जवाबदेही है और हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है। लेकिन ये जांच का विषय, देखिए, तमाम अधिकारी काम करते हैं, कहाँ पे ये लापरवाही कर रहे हैं, इसकी भी जांच होगी। एक ऐसा अगर होता कि तमाम पुलिस अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं तो इतने माफिया काम हुआ, इतने अपराधियों पे हर केस में ऐसा होता। कहीं अगर लापरवाही होती है तो उसकी जांच होगी और निश्चित तौर पे वो कार्रवाई होगी और आगे ऐसा इस पुनः ठीक है। समाजवादी पार्टी से आशीष जी भी मेरे साथ हैं। आशीष जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में इतना खराब हो चुका है कि हालात पूर्ववर्ती सरकार से भी बदतर हो गए हैं, तो विपक्ष क्या कर रहा है सर? विपक्ष क्यों नहीं घेरता सरकार को और बताता कि लॉ एंड ऑर्डर क्या हो गया है? देखिए, विपक्ष जब भी किसी भी मुद्दे को उठाना चाहता है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कारों की जो बढ़ती संख्या है उस पर हो, अगर हम अपने पार्टी कार्यालय पे बैठ के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी करते हैं तो वहाँ योगी सरकार की पुलिस आकर के बर्बरता से लाठीचार्ज करती है। जिनको जो लोग वहाँ बैठे होते हैं उनके ऊपर एनएसए तक लगा दिए गए हैं, केवल धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए, वो भी अपनी सर, समाजवादी पार्टी तो जाने ही आंदोलनों के लिए जाती है। जिस समाजवादी पार्टी को मैं जानता हूं उसकी तो स्थापना ही आंदोलन पे हुई सर। वो पुलिस की लाठियों से कैसे डर सकती है? अगर आपके विषय में दम है तो आप पुलिस की लाठियों से डर जाते हैं, ये समझा रहे हैं आप मुझको, प्रदेश को? नहीं, डरते तो कभी भी नहीं है। आप देखिए, लड़के हैं, इतना पिटते हैं, लेकिन अगली बार होता है फिर आ जाते हैं। मुझे 3 ऐसी घटनाएं बताइए, मुझे 3 ऐसी घटनाएं बताइए साहब, जब आप लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ लड़े हो, आपने विधानसभा घेर ली हो, आपने सीएम हाउस घेर लिया हो। आप बताइए मुझे ऐसी 3 घटनाएं। सर, आजकल तो मौसम भी ठंडा है, निकल सकते हैं रोड पे। अभी मौसम और गर्म हो जाएगा, फिर तो निकल ही नहीं पाएंगे। वहां तक पहुंचना ही नहीं दे रहे लोगों को घर पे ही नजरबंद कर दिया जाता है।
तो पहुंचेंगे कहां से? आप जब इतने रात असहाय- आज सुबह हमने सर मैं मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से बात कर रहा हूँ ना। शबनम जी आ रहा हूँ, शबनम जी आ रहा हूँ, उनको नजरबंद शबनम- कर रही है। आशीष जी, डर रहे हैं आशीष जी, अब ये इतना मुलायम डर सिंह रहे हैं यादव योगी पार्टी जी, की तो कैसे समाजवादी काम पार्टी है चलेगा ना भाई? सर, ये मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी है ना, आप वहीं से है ना सर, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ ना, आप करेक्ट करिए, क्योंकि ये मिजाज तो समाजवादियों को नहीं है कि हाय हम क्या करते हैं, हमें तो पकड़ लेते हैं, हमें तो नजरबंद कर देते हैं, हमें तो लाठियां मार देते हैं। सर इतने मासूम आप कब से हो गए? संघर्ष तो आपके चरित्र में है। तुम नहीं, आप चाहते क्या? आप क्या चाहते हैं? आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए ना सर, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए, क्या करें? एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए। नहीं, मजबूत विपक्ष की आप जरा परिभाषा बताइए। मैंने अभी कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अगर कर रहे हैं तो हमें करने नहीं दिया जा रहा है। आप हमें कह रहे हैं कि इतनी कमजोर कब से हो गई, तो मतलब हम अपनी बहादुरी का परिचय देने के लिए क्या अफरा तफरी का माहौल मचा दें उत्तर प्रदेश के सिर्फ वही अंदर? तरीका आता है आपको? तरीका सिर्फ वही आता है क्या सर? हम वही करवा तरीका देंगे। सिर्फ आप वही मुझे- आता है हाँ? क्या? सिर्फ अफरा तफरी मचाना ही आप आपको बताइए आता ना। है? आप बताइए क्या तरीका होना चाहिए जिससे आप मुझे आपको ये बताइए लगेगा ना, कि समाजवादी आप मुझे पार्टी इन ऐसी विषयों पे सर, काम कर रही है। आप मुझे ऐसी बता बात दीजिए, हम सर, आप मुझे मैं तीन अखिलेश जी ऐसे को वही बता सर, दूं। मुझे आप अपने ऐसे 3 बड़े विरोध प्रदर्शन बताइए जिसमें आपने सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे घेरा हो। अरे कितनी बार, जितनी बार कहीं कुछ करने निकलते हैं, जनरलाइज ये लोग मत हमको नहीं करिए, करने दे रहे। जनरलाइज आप मत कह रहे हैं करिए, हम कुछ करते नहीं हैं। जनरलाइज तब मत आप ही करिए, बता दीजिए कि जनरलाइज exactly मत हमें करिए। करना ठीक क्या है, आपके पास जवाब नहीं है अभिषेक जी, exactly हमें ठीक करना है क्या, यही बता सर। दीजिए। अब ये भी आपको हमसे ही पूछना पड़ेगा, नहीं, तो फिर जवाब आपकी हमारे जगह हम ही पास आ है। जाए सर। सवाल भी हम ही और जवाब भी हम ही, ये कैसे हो सकता है अभिषेक जी? इस तरह की तस्वीर जब हम नहीं, प्रदेश में समाजवादी देखते पार्टी में हैं, स्वागत है इस आपका, आ तरह जाइए। इस तरह की तस्वीर जब हम देखते हैं अभिषेक जी, तो हम कैसे उम्मीद करें कि प्रदेश की हालत सुधरेगी? वो कौन से उपाय हो सकते हैं जिसके जरिए प्रदेश की हालत सुधर जाए? देखिए घनश्याम जी, सबसे बड़ी बात कि प्रदेश की सत्ता की चाबी है भारतीय जनता पार्टी के पास, और वो ही अपराधियों को संरक्षण देती हैं। आपको घटना का याद दिला दूं, आपको याद होगा बलिया वाला कांड, कैसे इनके ही विधायक ने संरक्षण में आ गए, सड़कों पे धरना देने लगे अपनी पार्टी के खिलाफ। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, आपको याद दिला दूं लखीमपुर खीरी की घटना, जब एक विधायक का पुत्र एक महिला कांस्टेबल से छेड़खानी के मुद्दे पे उसने जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसने अपने विधायक जी ने अपने ही लोगों के साथ थाने पे धावा बोला था और अपने बेटे को छुड़ा करके लेकर के गए थे। दूसरी घटना। तीसरी घटना आपको याद दिला दूं कि यही कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ संसद का जब विधानसभा का घेराव करने के लिए गई थी, मैं खुद उसमें शामिल था, मुझे भी गिरफ्तार करके भेज दिया गया था जेल में। मैंने 1 दिन की जेल काटने के बाद में वापस आया था। आपको याद दिला दूं कि मैं झांसी की उस घटना की मैं आपको याद दिला दूं जिसमें कि मैं खुद एक छोटी बच्ची के रेप के कांड में मैंने खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आवाज उठाई थी, और उसमें योगी आदित्यनाथ वहां झांसी गए हुए थे और उन्होंने मिलने भी नहीं दिया गया। डीएम साहब ने वहां से भगा दिया था। मैंने वहां पे प्रदर्शन किया था। अभिषेक जी, आप किस प्रदर्शन की बात करते हैं घनश्याम जी? अभिषेक जी, यही दिक्कत है असल में। और सुनिए, दिक्कत यही है। हाथरस की सुनिए घटना, मेरी हाथरस की बात, घटना, कितने मेरी बात घटनाओं को सुनिए। मैं याद आप दिलाऊं? मेरी बात सुनिए सर। अगर कांग्रेस से मैं ये पूछता हूं कि आपके पास कौन सा ब्लूप्रिंट है जिसके बाद प्रदेश की हालत सुधरेगी, तो आप ये कह देते हैं कि बीजेपी की ये घटनाएं हुई थी जिस वजह से हालत खराब है। सर बीजेपी की असफलताओं को गिनना ही आपको आता है? आपके पास ऐसा क्या है जो आप प्रदेश को देंगे? मुझे वो बताइए, मुझे वो बताइए कि आपके पास प्रदेश के लिए क्या है? सर आप क्या करेंगे? आप प्रदेश के लिए क्या करेंगे ये बताइए। सर बीजेपी की असफलताओं को गिनाने के अलावा आपके पास क्या है? देखिए प्रदेश के लिए करना, देखिए मैं आपको घनश्याम जी मैं वही बता रहा हूं, आप पूरी बात भी सुनिए। देखिए अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए चाहिए कि आपको सबको विश्वास में लेना पड़ेगा, आपको विपक्ष को भी विश्वास में लेना पड़ेगा। जहां पे कमियां रह गई हैं उन कमियों के लिए आपको विपक्ष से बात करनी पड़ेगी ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करना चाहते हो, जनता के लिए ही है। आज जनता ने आपको मैंडेट दे दिया तो आप तानाशाही की सरकार चलाएंगे? आप कौन से मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? अगर हम रोजगार के मुद्दे पर युवाओं के लिए बात करते हैं तो आप लाठी डंडा बरसा करके हमें गिरफ्तार करते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। माननीय अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में हम कितनी बार भी प्रदर्शन किए, उनको
जेलों में ठूस दिया गया, यातनाएं दी गई, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आप सुरक्षा के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, हम उसके मुद्दे पे भी हम तैयार खड़े थे, लेकिन आपको चाहिए कि आपको जनता ने मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का आपको सम्मान करना चाहिए, आपको विपक्ष का सम्मान करना चाहिए कि आप उनसे बात करने। देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से मानती कि बात करने से बात बनती है। विपक्ष में तो कांग्रेस है ही नहीं कीजिए, सर, कांग्रेस है कहाँ ये भी तो समझा दीजिए ना मेरे व्यूवर्स को। विपक्ष में आप हैं क्या सर? आपके कहने से नहीं, पूछ रहा हूं मैं तो पूछ रहा हूं सर, सुनिए, मैं पूछ रहा हूं। कांग्रेस विपक्ष में नहीं है ऐसा आपको लग रहा है? मैं पूछ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा विपक्ष में रही है और हमेशा साथ में सत्ता में भी रहेगी। अब ये मत कह दीजिएगा तब तक है सर, अब ये मत कह दीजिएगा हमेशा विपक्ष में ही रहेगी। जनता के लिए आवाज उठाते आए और जनता के लिए रहेंगे। अभिषेक जी विपक्ष में रही है, रहेगी मत बोल दीजिएगा। आपने साथ मेरी आप हमेशा विपक्ष में रहेंगे ये मत बोल दीजिएगा ताऊ में आके सर। ठीक है, नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ बोल मत दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मुझे मालूम है मेरे शब्दों का नियंत्रण। ठीक है सर, देखिए सर, ठीक है सर। विभूति जी भी मेरे साथ हैं। विभूति सर, असल में अभी ब्रेक से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो नावेद जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है वो ये बता रहे थे, देखिए सर ये सेटिंग का खेल है। जब सेटिंग बिगड़ने लगती है, हिस्सेदारी की बात आने लगती है, कहां पे किसका हिस्सा कितना है, तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। सब आपका अनुभव क्या कहता है? क्या वाकई इस तरह की गठजोड़ भी है, इस तरह की सांठगांठ भी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि जो कहानी बताई जा रही है पूरी तरह से सही है। इस घटना की पूरी तरह जांच होनी चाहिए और जो निष्पक्ष विभूति सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वाकई पुलिस और बदमाशों के बीच में इस तरह की सांठगांठ होती है जहां पे हिस्सेदारी तय होती है? आपका तो अनुभव है ना सर, क्या इस तरह के केसेस आपने देखे हैं? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर आ गई सर, प्रॉपर आ रही है, बताइए। हाँ जी, देखिए इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो कुछ कहा जा रहा है वो पूरी तरह से सही है। इसमें बहुत सारी चीजें जो पर्दे के पीछे हैं जी, वो जांच से ही पता चलेगी। और जो लोकल पुलिस अधिकारी हैं, जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं या और लोग जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो अवैध शराब ना बने, उन सब की जांच होनी चाहिए। ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा कि रात में सिर्फ इस मकसद से कोई वहां गया और सिर्फ 2 लोग चले गए वहां पर कोर्ट का कोई समन या कोई वारंट या कोई तामील करने के लिए। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। एक जवान ठीक है, तो आप कह रहे हैं किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे जरूरत है। आप सब मेरे साथ रहिए, नावेद जी भी मेरे साथ है, नीरज जी भी मेरे साथ है। माफियाओं के हौसले पुलिस के इकबाल पर भारी पड़ गए और इस तरह की स्थिति आखिर पैदा क्यों होती है और कैसे हम इस तरह के नेक्सस से, इस तरह के गिरोह से बच सकते हैं, ये समझने का प्रयास है। सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, साथ ही साथ अधिवक्ता भी मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। तो नावेद जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, इस तरह के शिकंजे से बचा कैसे जाए? आखिर इस तरह की स्थिति पैदा ना हो इसके लिए क्या करें और किस तरीके से शिकंजा कसा जा सकता है इस तरह के रैकेट्स पे, इस तरह के माफियाओं पर? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस तरह से कोशिशें चल रही हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है जी। अब सवाल इस बात का है कि मूल रूप से जो जड़ों में जाने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, कहते हैं गिरफ्तारी होगी और कुछ गिरफ्तारियां होती भी है, कुछ नामी गिरामी क्रिमिनल्स जो हैं उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, उनके जो संपत्तियां हैं वो तोड़ी जाती हैं, तमाम इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिमिनल्स कुछ डरा हुआ भी है, लेकिन क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद हैं, इस तरह की घटनाओं से ये भी पता चलता है। इसके लिए इस बात की जरूरत है कि हमारी जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो एक ढांचा होता है, जो विवेक होता है, उसमें कुछ गड़बड़ जरूर होती है। एक बड़ा पुलिस अधिकारी एक छोटे अधिकारी से काम लेता है, लेकिन अगर वो किसी जात, किसी धर्म के आधार पे आ जाता है या किसी रिश्ते के आधार पे आ जाता है या किसी विचारधारा के आधार पे आ जाता है तो वो विवेक नजर नहीं आता है, काम लेने का तरीका नहीं आता है। दूसरी चीज ये कि पॉलिटिशियंस जो हैं कहीं ना कहीं उनकी एक रिश्ता होता है, उनकी सिफारिशें होती हैं, उनका हिस्सा होता है। हमें सिर्फ पुलिस अधिकारियों पे ही निगरानी नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है, या हमें सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ कितनी गिरफ्तारी की जाए, कितनी सख्त की जाए। हमें पूरा सिनेरियो पे नजर डालना चाहिए है
पुलिस अधिकारी उपयुक्त जगह पर है क्या नहीं, जहां पर ज्यादा चुनौती है क्या वहां बहुत काबिल अफसर को बैठाया गया है क्या नहीं है, वहां के स्थानीय नेता क्या सत्ता की धौंस तो नहीं दिखा रहे हैं। हमारा कैडर अगर ये भी पार्टी कैडर तमाम रिपोर्ट्स देता है, वो ये रिपोर्ट दे सकता है कि पुलिस को दबाव में लिया जा रहा है। हमारे स्थानीय विधायक, हमारे सांसद के साथ जुड़े हुए कुछ खास लोग, हमारे मंत्रियों के कुछ खास लोग जो है वो पुलिस में दबाव दे रहे हैं, या पुलिस अपना हिस्सा कुछ सत्ता में बैठे हुए लोगों को दे रही है। इस तरह की जो कुछ चीजें हैं उसकी रिपोर्टिंग जरूर होना चाहिए है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जहां पर ज्यादा चुनौतियां हैं वहां काबिल अफसरों को बैठाना चाहिए है। धर्म और जाति को कतई नहीं देखना चाहिए कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन कायस्थ है। ये सारी चीजें जो है पोस्टिंग में कतई नहीं होना चाहिए है। दूसरी बात ये कि उन मंत्रियों को, उन विधायकों को, उन सत्ता नशीनों पे निगरानी हाईकमान की रहना चाहिए है, जो हिस्सा लेते हैं या पुलिस पे दबाव बनाते हैं या अपने दबाव से अफसरों को अपने हिसाब से बैठाते हैं कि ये क्षेत्र हमारा है, हमारा अफसर बैठना चाहिए है, या हमें हिस्सा मिला है, हम हाथ जोड़ के चले गए हाईकमान के बाद के साहब इनको यहाँ पर बैठा लीजिए। तो तमाम इसको बहुत गहनता के साथ तो जाति बिरादरी और अपने फेवर को देखकर ही पोस्टन और ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। नीरज जी भी मेरे साथ हैं। नीरज जी, अभी विभूति सर कह रहे थे कि देखिए इस तरह के मामले में एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। सर, इस तरह की जांच में सबूत कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कासगंज जैसे इश्यूज जब हम देखते हैं तो सर ऐसे में क्या सबूतों का होना या फिर उनको आगे तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं पुलिस ही पिट रही है, पुलिस पे ही वार हो रहा है, तो कैसे सबूत इकट्ठा किए जाएं? ये तो घनश्याम जी आपने बिल्कुल सही बात कही। जहां पुलिस ही पिट रही हो वहां हम ये कैसे उम्मीद करेंगे कि सबूत इतनी आसानी से हमें उपलब्ध होंगे। बट जो पुलिस विभाग है ना, ये एक सिस्टम है, और सिस्टम से आप कभी कभार तो ऑफेंसिव हो सकते हो, लेकिन सिस्टम को आप दबा नहीं सकते, उसे कुचल नहीं सकते। अल्टीमेटली सिस्टम ही वर्क करेगा और सिस्टम ही सबूत भी देगा, सिस्टम भी इन्हें अपराधी भी बताएगा कि इनके खिलाफ क्या क्या सबूत अवेलेबल हैं, और सिस्टम ये भी बता देगा कि इनके किस पॉलिटिशियन से रिलेशन है, किस पुलिस ऑफिसर से रिलेशन है। सारी चीजें फ्लोर पर आ जाएंगी। ऐसा नहीं है जी, हो सकता है कि कभी किसी पुलिस अधिकारी से रिलेशन रहे हो। इस वक्त जो घटना हुई है, इस वक्त पुलिस किसी को नहीं बख्शेगी, बिल्कुल नहीं बख्शेगी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली पुलिस के एक ऑफिसर को मतलब बहुत ब्रूटली मारा गया है। इस तरह से ब्रूटल जो पिटाई हुई है और जो ब्रूटली मर्डर किया गया है कि उनके कपड़े उतार दिए गए, वो साइड में रखे हुए हैं, शूज कहीं रखे हुए हैं, यानी अंडर गारमेंट्स में हमने उनकी पिटाई की है। तो ये कोई सिंपल घटना नहीं है, कोई साधारण घटना नहीं है, ये बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट है। और ये इनकी कोई न कोई ऐसी रंजिश जरूर रही होगी कि किसी एक अपराधी को कभी पुलिस ने पीट दिया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसने उस रंजिश को भी यहाँ निकाला है। तो पुलिस सारे सबूत निकाल देगी, ऐसा नहीं है। अब सारे अपराधी भागेंगे, एक घटना कर गए, अब तो पुलिस करेगी जो करेगी। आप पूरे सिस्टम को नहीं दबा सकते। बिल्कुल ठीक है, सिस्टम मस्ट प्रिवेल और प्रिवेल करेगा। शबनम जी भी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। शबनम जी, अगले साल प्रदेश में चुनाव होना है और आप जानते हैं कि चुनाव से पहले की घटनाएं वोटर्स के दिलो दिमाग पे अच्छे से अंकित होती हैं। मैम, इस तरह का संदेश देने की कितनी बड़ी जरूरत है जब आप बता पाएं कि हम लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस प्रदेश में रहेगा, ये संदेश कैसे देंगे आप? देखिए घनश्याम जी, इस बात से बार बार मैं कह रही हूँ, कोई इंसान कर सकता कि अभी पिछले 3.5-4 साल की जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और पुलिस का मनोबल जितना ऊंचा रखा गया है, साफ तौर पर उन्हें खुली छूट दी गई है और किसी भी राजनीतिक दबाव से उन्हें दूर रखने की कोशिश की गई है। आप किसी थाने में चले जाइए, कहीं भी पुलिस की ना तबादले में दखल है, ना कहीं पे है, और ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता दबाव डाल सकता है। इस तरीके का माहौल बनाया गया है कि बड़े बड़े माफियाओं पे शिकंजा कसा जा रहा है। और मुझे लगता है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे पुलिस वालों की गठजोड़ होती है, कहीं ना कहीं जरूर होती होगी, लेकिन हमारे ईमानदार पुलिसकर्मी भी है, इफिशिएंट पुलिसकर्मी भी है। इसीलिए इस तरीके का केस बिरले देखने को मिलता है, लेकिन ये बिरले नहीं दिखना चाहिए। इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि लंबे समय तक हमारा शबनम जी, आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, लेकिन आप तो पार्टी विद द डिफरेंस है ना,
औरों से अलग हैं आप, और वो अलग होना ही आपकी पहचान है। तो बताइए ना कि प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी से अलग हैं, बहुजन समाज पार्टी से अलग हैं, और बीजेपी सबसे अलग करके ही नहीं बल्कि वो सब कुछ करके दिखाएगी जिसके वायदे किए गए थे, वो दिखाइए तो मैडम कम से कम। देखिए, वो आप साफ तौर पे देख रहे हैं जिस तरीके का खौफ आज अपराधियों में है, वो उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं या वो आत्मसमर्पण दे रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष जो कहता है हमारे साथ मिलजुल कर बात करिए, तो विपक्ष को तो आपने सीए का प्रदर्शन हो या तमाम प्रदर्शनों में देखा कि आगजनी करने वाली निजी और सरकारी संपत्ति पे उन लोगों के पीठ थपथपा रहे हैं, कोई उन्हें पेंशन देने उनके घर जा रहे हैं। तो इस तरीके का विपक्ष तो अपराधियों की जाति तक ढूंढ के कह रहे हैं कि जाति विशेष पे कार्य हो रहा है। तो इस तरीके से अगर विपक्ष मैडम देखिए, के साथ खड़ा होता है, आप सत्ता में हैं, जवाब आपसे लिए जाएंगे, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और विपक्ष पे आप इसका ठीकरा फोड़ के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। लेकिन हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि योगी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी कोशिशें की गई, प्रयास किए गए, और समय समय पर इस तरह का संदेश भी दिया गया कि अपराधियों के आगे उनके हौसले लगातार बढ़ते जाएंगे और किसी भी हद तक किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का लोकतंत्र आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का लोकतंत्र देखने के लिए। नमस्कार।